Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. नमस्ते स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 8 इंडस्ट्रीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उद्योग। अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं? पहले हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि ये इंडस्ट्री आखिर होती क्या है, कैसे कच्चे माल से यानी रॉ मटेरियल से हमारे काम की चीजें बन जाती हैं। फिर हम ये देखेंगे कि अगर आपको एक फैक्ट्री लगानी हो तो उसके लिए परफेक्ट जगह कौन सी होगी। फिर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे जमशेदपुर का, जिसे स्टील सिटी कहते हैं, और समझेंगे कि वही जगह क्यों चुनी गई। उसके बाद हम इंडस्ट्रीज के अलग अलग टाइप्स देखेंगे, छोटी बड़ी अलग अलग तरह की। ये भी जानेंगे कि हमारे देश भारत के लिए इंडस्ट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं। और एंड में हम आज के जमाने की यानी मॉडर्न इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो सेक्शन 1 इंडस्ट्री फ्रॉम रॉ टू रेडी। इसका मतलब है हम एक सफर पर चलेंगे, कच्चे माल से लेकर एक तैयार चीज बनने तक का सफर। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, ये इंडस्ट्री या उद्योग है क्या? देखो, आपके हाथ में जो नोटबुक है, जो पेन है, जिस चेयर पर आप बैठे हो, ये सब चीजें कहीं ना कहीं तो बनी हैं, राइट? बस इसी बनाने के प्रोसेस को, इसी पूरी एक्टिविटी को हम इंडस्ट्री कहते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में इसको समझाने के लिए एक बड़ी मजेदार पजल दी हुई है। चलिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, आपको दो पिक्चर्स दिख रही हैं। एक तरफ है शुगर केन फील्ड यानी गन्ने का खेत, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, हमारा कच्चा माल। और दूसरी तरफ है प्रोसेस्ड शुगर यानी वो चीनी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो जरा सोचिए, खेत में उगने वाले गन्ने से प्लेट में रखी चीनी तक का सफर, इसके बीच में क्या क्या हुआ होगा? ये गन्ना कहाँ गया? ऐसी तो चीनी नहीं बन गई है ना, कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा। चलिए एक और पजल देखते हैं। यहां भी दो पिक्चर्स हैं। एक तरफ है कॉटन फील्ड यानी कपास का खेत, और दूसरी तरफ है एक टेक्सटाइल मिल से निकला हुआ कपड़ा। तो अब आप बताओ, यहां पर हमारा रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल क्या है? बिल्कुल सही, कपास यानी कॉटन। और इससे जो तैयार हुई चीज है यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो क्या है? कपड़ा यानी क्लॉथ। तो यहां भी एक प्रोसेस हुआ जिसमें खेत की कपास फैक्ट्री में जाकर पहनने लायक कपड़े में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो चलिए अब उस पहले पजल का आंसर देखते हैं। देखिए ये पूरा प्रोसेस कैसा होता है। स्टेप 1 फार्मिंग, किसान खेत में गन्ना उगाते हैं, ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल। स्टेप 2 ट्रांसपोर्ट, गन्ने को काटकर ट्रक्स में लोड किया जाता है और फैक्ट्री तक भेजा जाता है। स्टेप 3 प्रोसेसिंग, अब असली काम फैक्ट्री में होता है। बड़ी बड़ी मशीन्स गन्ने का रस निकालती हैं, उसे साफ करती हैं और उससे चीनी बनाती हैं। और स्टेप 4 प्रोडक्ट, चीनी को पैक किया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है, ये है हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो ये जो पूरा सफर है खेत से लेकर पैकेट तक, इसी को हम एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस कहते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल से अब हम इंडस्ट्री की डेफिनेशन को आराम से समझ सकते हैं। देखिए, इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी तैयार माल में बदलते हैं। और ये फिनिश्ड प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से ज्यादा काम का होता है, ज्यादा दिन चलता है और ज्यादा कीमती होता है। इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। एक सोचिए, खेत में पड़ा गन्ना कुछ दिन में खराब हो जाएगा, पर उससे बनी चीनी सालों तक आराम से चलती है और चीनी की कीमत भी गन्ने से ज्यादा है। वैल्यू ऐड हो गई ना? एक और चीज याद रखो, खेती करना एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, लेकिन उस खेती से मिले माल को फैक्ट्री में प्रोसेस करना एक सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है। एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए जरूर आती है। तो अगला सवाल आता है कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इतनी सारी इंडस्ट्रीज लगाना जरूरी क्यों है? देखिए, इंडस्ट्रीज किसी भी देश की इकोनॉमी का इंजन होती हैं। जब इंडस्ट्रीज लगती हैं तो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक तरक्की की स्पीड बढ़ जाती है। कैसे? लोगों को जॉब्स मिलती हैं, नई नई चीजें बनती हैं जिससे हमारी लाइफ बेटर होती है और देश की इनकम बढ़ती है। और ये सब पॉसिबल होता है साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी और जितने ज्यादा रिसोर्सेज यानी संसाधन होंगे, उतनी ही तेजी से देश तरक्की करेगा। सेक्शन 2 द परफेक्ट प्लेस फॉर अ फैक्ट्री, मतलब एक फैक्ट्री के लिए सबसे सही जगह। ओके, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि इंडस्ट्री क्या है, लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आएगा कि मैं अपनी फैक्ट्री लगाऊं कहां? मैं उसे कहीं भी तो नहीं लगा सकता ना। सही जगह चुनना सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, और ज्योग्राफी में इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। चलो 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर मैं आपको बहुत सारे पैसे दूं और कहूं कि एक बिस्किट की फैक्ट्री लगाऊं, तो आप क्या क्या सोचोगे? क्या आप फैक्ट्री ऐसी जगह लगाओगे जहां गेहूं और चीनी मिलने में मुश्किल हो, या जहां काम करने के लिए लोग ही ना मिलें, या जहां लाइट बार बार चली जाती हो?
बिल्कुल नहीं। आप एक ऐसी परफेक्ट जगह ढूंढोगे जहां सब कुछ आसानी से मिले और आपका खर्चा कम से कम हो। एक फैक्ट्री के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जरूरी होते हैं, लेकिन उन सब में से कुछ फैक्टर्स सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। इस चार्ट को देखिए। सबसे ऊंचा टावर, सबसे लंबा बार किसका है? रॉ मटेरियल का। इसका मतलब साफ है कि कच्चा माल सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नंबर आता है वाटर एंड एनर्जी का, पानी और बिजली, जिनके बिना कोई मशीन नहीं चल सकती। और फिर आते हैं लेबर यानी काम करने वाले लोग, और ट्रांसपोर्ट यानी सामान लाने ले जाने के लिए सड़क और ट्रेन। इस टेबल में हम इन सारे फैक्टर्स को और डिटेल में देख सकते हैं। देखिए, इसको याद करने का एक आसान तरीका है। हम इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फिजिकल फैक्टर्स, यानी वो चीजें जो हमें नेचर से मिलती हैं, जैसे रॉ मटेरियल, पानी, मिनरल्स और एनर्जी। दूसरा ग्रुप है ह्यूमन फैक्टर्स, यानी वो चीजें जो इंसान बनाता है, जैसे लेबर मजदूर, ट्रांसपोर्ट गाड़ियां, कैपिटल पैसा और मार्केट बाजार। एग्जाम के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर 5 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अच्छा, रॉ मटेरियल के टाइप पर भी लोकेशन बहुत डिपेंड करती है। कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी बाय बाय बोल देते हैं, यानी खराब हो जाते हैं, जैसे गन्ना, फल, दूध। अगर आप गन्ने को काटकर 1 हफ्ते रख देंगे तो वो सूख जाएगा, उसका मीठापन कम हो जाएगा। इसीलिए ऐसी चीजों से जुड़ी फैक्ट्री हमेशा खेत के पास ही लगाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं नॉन पेरिशेबल, जैसे कपास, कॉटन या लोहा, आयरन ओर। ये जल्दी खराब नहीं होते, इसलिए इनकी फैक्ट्री थोड़ी दूर भी लगाई जा सकती है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर इंडस्ट्री की जरूरत एक जैसी नहीं होती। सबके अपने अपने नखरे होते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बहुत भारी रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो हमेशा माइंस यानी खानों के पास ही लगती है। फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ताज़े फल चाहिए, तो वो बगीचों के पास लगती है। और सोचो, आईटी इंडस्ट्री को क्या चाहिए? उसे लोहा या फल नहीं चाहिए, उसे चाहिए पढ़े लिखे स्किल्ड लोग और 24 घंटे बिजली। अब क्योंकि ये सारे फैक्टर्स रॉ मटेरियल, पानी, स्किल्ड लोग पूरे देश में एक जैसे नहीं मिलते, इसीलिए हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी अनइवन है, यानी असमान है। कहीं बहुत फैक्ट्रीज हैं तो कहीं बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 3 केस स्टडी, जमशेदपुर स्टील सिटी। चलिए, अभी तक जो भी हमने थ्योरी पढ़ी ना, उसको अब रियल लाइफ में एक्शन में देखते हैं। इसके लिए सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है जमशेदपुर शहर, जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सवाल यह है कि आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए जमशेदपुर ही क्यों चुना गया? इसका जवाब इसके लोकेशन फैक्टर्स में है। देखिए, स्टील बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, ये सब बहुत हैवी और बल्की होते हैं, यानी बहुत भारी भरकम होते हैं। जरा सोचिए, इस भारी सामान को ट्रेन या ट्रक से हजारों किलोमीटर दूर ले जाने में कितना खर्चा आएगा? कंपनी का तो दिवाला निकल जाएगा। जमशेदपुर एक ऐसी परफेक्ट जगह पर है जिसके आसपास ही झारखंड और उड़ीसा की माइन से ये सारा रॉ मटेरियल आराम से मिल जाता है। इसलिए फैक्ट्री को रॉ मटेरियल के सोर्स के पास ही लगा दिया गया ताकि ट्रांसपोर्ट का पैसा बच सके। सेक्शन 4 क्लासिफाइंग इंडस्ट्रीज, बिग एंड स्मॉल। इसका मतलब है उद्योगों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अब तक हमने ये समझ लिया कि इंडस्ट्री क्या है और कहाँ लगती है। अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती हैं। हम उन्हें उनके साइज, कैपिटल यानी पैसा और नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ज़रा इन 2 पिक्चर्स को देखिए। एक तरफ है इंडस्ट्री का बाहुबली, एक बहुत बड़ी कॉटन फैक्ट्री जहां सैकड़ों लोग और ढेर सारी मशीन्स काम कर रही हैं। और दूसरी तरफ एक कुम्हार अपने घर में चक्के पर अकेले ही मिट्टी का घड़ा बना रहा है। देखा जाए तो काम दोनों कर रहे हैं, दोनों ही कुछ बना रहे हैं, लेकिन इनके स्केल यानी काम करने के लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी फर्क के बेसिस पर हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। तो इस स्केल के बेसिस पर हम इंडस्ट्रीज को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है स्मॉल इंडस्ट्री। इसमें कम पैसा लगता है और कम लोग काम करते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना या एक छोटी सी बेकरी। फिर आती है मीडियम इंडस्ट्री। इसमें थोड़ा ज्यादा पैसा और ज्यादा लोग लगते हैं, जैसे गुड़ यानी जागरी बनाने की फैक्ट्री। और आखिर में आती है हैवी इंडस्ट्री। इसमें बहुत बहुत ज्यादा पैसा, हजारों लोग और बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगती हैं, जैसे सीमेंट फैक्ट्री या आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये इंडस्ट्रीज अकेले काम नहीं करती हैं, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये बिल्कुल एक फूड चेन जैसा है। अक्सर एक इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट यानी तैयार माल
किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल बन जाता है। जैसे शुगर फैक्ट्री में जो चीनी बनती है वो उस फैक्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन वही चीनी बिस्किट या जैम बनाने वाली फैक्ट्री के लिए तो रॉ मटेरियल है ना। इस तरह एक पूरी इंडस्ट्रियल चेन बन जाती है। ऐसी सभी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल खेती से यानी एग्रीकल्चर से आता है, उन्हें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। हम सब जानते हैं कि इंडिया एक अग्रेरियन कंट्री है, यानी एक कृषि प्रधान देश है। क्योंकि हमारा देश किसानों का देश है, इसीलिए हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज खेती पर ही डिपेंड करती हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कॉटन पर चलती है, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो जैम, जूस, अचार बनाती है। सेक्शन 5 Why Nations Need Industries, यानी देशों को उद्योगों की ज़रूरत क्यों है। अभी तक हम एक फैक्ट्री के लेवल पर बात कर रहे थे। चलो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे देश के लेवल पर सोचते हैं। किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए इंडस्ट्रीज इतनी ज़रूरी क्यों हैं? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के भी फायदे और नुकसान दोनों हैं। पहले एडवांटेजेस देखते हैं। जब इंडस्ट्रीज लगती हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी मिलती है। लोगों की पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम बढ़ती है। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी रहन सहन का लेवल बेटर होता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंडस्ट्रीज के लिए जमीन चाहिए, जिसके लिए जंगल काटे जाते हैं। जमीन और पानी जैसे रिसोर्सेज पर बोझ पड़ता है। और नौकरी के लिए लोग गांव से शहरों की तरफ आते हैं, जिससे माइग्रेशन बढ़ता है और शहरों पर प्रेशर बढ़ता है। एग्जाम में इस पर एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा क्वेश्चन आ सकता है। इंडस्ट्रीज के फायदों को बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सरकार यानी गवर्नमेंट भी रोल प्ले करती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है महाराष्ट्र की MIDC यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि इंडस्ट्रीज सिर्फ बड़े शहरों जैसे मुंबई, पुणे में ही ना लगे, बल्कि महाराष्ट्र के हर जिले, हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचे। ये नए बिजनेसमैन को सस्ती जमीन, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं देती है ताकि छोटे इलाकों में भी डेवलपमेंट हो और वहां के लोगों को भी रोजगार मिले। सेक्शन 6 द राइज ऑफ IT इन इंडिया। ओके, अभी तक हमने ऐसी इंडस्ट्रीज की बात की जिनमें लोहा, गन्ना, कपास जैसी चीजें यूज होती हैं। चलो अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और आज के ज़माने की सबसे कूल और सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में IT इंडस्ट्री कहते हैं। ये IT इंडस्ट्री क्या करती है? ये कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन के साथ काम करती है। इसमें सॉफ्टवेयर बनाना, डेटा संभालना, ऐसी सर्विसेज आती हैं। और पिछले कुछ सालों में इंडिया इस इंडस्ट्री का एक ग्लोबल सुपरस्टार बन गया है। पता है इसकी तरक्की का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका रॉ मटेरियल जमीन से नहीं निकलता। इसका रॉ मटेरियल है हमारे देश के पढ़े लिखे, हुनरमंद लोग, यानी हमारा स्किल्ड मैन पावर। तो इस चैप्टर के पार्ट 1 को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है? सोचिए, ये लोहा, कोयला या कपास नहीं है। इसका सबसे कीमती रॉ मटेरियल है नॉलेज और स्किल, यानी ज्ञान और हुनर, लोगों का दिमाग। और इसी पावरफुल थॉट के साथ हम इस लेक्चर को यहां रोकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.